हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रोताओं, आज मन को थोड़ा हल्का करने के लिए एक व्यंग्य वार्ता लेकर आए हैं जिसका विषय है संपत्ति पर विपत्ति, और व्यंग्य वार्ताकार हैं सूर्य कुमार पांडे। आइए सुने। अगर आपके घर परिवार में कोई संपत्ति का विवाद नहीं है तो आप या तो बहुत ही गरीब हैं या फिर बहुत समझदार हैं। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। सुनता हूँ मेरे नगर में ही उनके 3 बेनामी फ्लैट या मकान और भी हैं, लेकिन आंखों देखी बातें ही नहीं, सुनी सुनाई बातें भी सच होती हैं। और यह बात तो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि उनके 3 नहीं कुल 6 मकान हैं। कमाल यह है कि उनकी अपने नाम की कोई संपत्ति नहीं है, सब बेटे बेटियों के नाम पर है। नंबर 2 की कमाई भी त्याग सिखलाती है। उसका सहजी अनुमान लगाया जा सकता है कि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास कितना कैश और बैंक लॉकर में कितने करोड़ के गहने होंगे। ऐसे लोगों के सपने में ईडी और सीबीआई हर रात आती हैं। कहते हैं संपत्ति अपने साथ आपत्ति और विपत्ति लेकर पैदा होती हैं। यह संपत्ति की जुड़वा बहनें हैं। यह संपत्ति ऐसी चीज़ ही है जो कभी अकेले नहीं आती। इसके साथ हमेशा चलते हैं झगड़ा, मुकदमा और एक वकील जिसकी फीस सुनकर आप सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है कि वो वकील ही सारी संपत्ति ले ले। सकल संपन्नता के बावजूद मेरे वह पड़ोसी जब भी मिला करते हैं परेशान हाल रहते हैं। कहते हैं मेरे नाम कोई संपत्ति है ही नहीं, फिर भी एक अज्ञात भय बना रहता है। ले देकर यही एक मकान है, वह भी पिताजी के नाम से खरीदा था। फिर मुझको धीमे से बताते हैं मैं तब डर गया था, इसीलिए मारा गया। आय से अधिक संपत्ति वाले कानून का भय नहीं होता तो इस प्रॉपर्टी को डंके की चोट पर अपनी सगी पत्नी के नाम से परचेज किया होता। अब इस संपत्ति पर मेरे खून के सगे रिश्तेदारों की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है। आपत्ति और विपत्ति एक साथ घर में प्रविष्ट हो चुकी हैं। तब वह अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अपने परिवार के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते, तब कहीं जाकर उन्हें दोनों टाइम की रोटी नसीब हो पाया करती। वह अपने पिता का यह ऋण चुकता करने के लिए कृत संकल्प थे। उनके लिए करना तो वह बहुत कुछ चाहते थे। इस नाते यह आलीशान मकान उन्होंने अपने पिता के नाम कर दिया। यह वही मकान है जिसमें वह रह रहे हैं। आज के बाजार भाव से तोलेंगे तो कई करोड़ की संपत्ति है। इस तरह पिता और पुत्र दोनों को एक साथ करोड़पति होने का सुख नसीब हो चुका है। अतीत का भूत ताउम्र इंसान का पीछा करता है। वह भी बालपन के इस भूत से अपना पिंड नहीं छुड़ा पाए थे। बचपन की आर्थिक विपन्नता का प्रेत हमेशा मेरे पड़ोसी की खोपड़ी पर नाचता रहता था। उनके कथनानुसार जब उनको किसी घुटे हुए सीनियर साधक ने सलाह दी थी कि इसका एकमात्र उपचार है भ्रष्टाचार साधना, तुम ऐसे या वैसे या फिर जैसे भी हो 1 नंबर 2 नंबर या नंबर 3 से धनोपार्जन की भ्रष्टाचार साधना में लग जाओ। इस तरह इस प्रेत बाधा से मुक्ति पा जाओगे। मेरे यह पड़ोसी भी पा चुके हैं, लेकिन अब संपत्ति के पीछे आपत्ति का पिशाच उनकी खोपड़ी पर सवार हो गया है। पिताजी रहे नहीं और वसीयत भी नहीं कर गए। मकान उनके ही नाम है। अब भाई तो भाई, बहनें तक इसमें हिस्सा मांग रही हैं। संपत्ति पर आपत्ति की मिसाइलें गिर रही हैं और उन्हें कोई ऐसा वकील भी नहीं मिल पा रहा है जो उनकी संपत्ति को किसी सुरक्षित बंकर में छुपाने की पक्की गारंटी ले ले। भाई बहन जब साथ में रहते हैं तो दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई देते हैं। जैसे ही बाप की मौत होती है तो मिठाई बंद, नोटिस चालू, राखी बंद, कचहरी शुरू। तू बड़ा है तो ज़मीन ज़्यादा क्यों? तू छोटा है तो तुझ पर जिम्मेदारी कम क्यों? मैं बहन हूँ लेकिन कानून बराबरी का हक देता है। तेरी शादी में खर्चा नहीं किया था क्या हम सब ने? उस पर टाइफाइड में डेंगू ये कि आए दिन कोई भतीजा या दूर का भांजा या ससुर के समधी का नाती या पापा का ड्राइवर दावा करता है चचा बाबूजी ने कहा था कि यह प्रॉपर्टी तेरी है। बाबूजी कब कह गए, कैसे कह गए, किसके सामने या किसके कान में क्या कह गए, यह सब किसी को नहीं पता। लेकिन केस तो दर्ज हो चुका है। वह संपत्ति भी क्या जो आपको कोर्ट कचहरी के दर्शन न कराए। उधर आपत्ति घुसी, इधर संपत्ति फंसी।
अगर ज़मीन के नाम पर आप अपने को खो रहे हैं तो समझिए असली संपत्ति ज़मीन नहीं, वही रिश्ते हैं। अब के बुजुर्ग सोचते हैं हम वसीयत नहीं बनाएंगे, सब कुछ खुद संभाल कर रखेंगे, अंत समय में दे देंगे, लेकिन उनके पीछे बच्चे मोबाइल ऐप में वसीयत फॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। जनाब को खांसी भी आई नहीं कि बेटा गूगल करता है, कैसे जाने कि पापा की संपत्ति मेरे नाम होगी या नहीं। अब इस संपदा और विपदा की बात चली है तो सुनिए, अगर आप वसीयत लिख रहे हैं तो साथ में एक चिट्ठी जरूर लिखिए, तुम्हारे हिस्से में मेरा प्यार हो, मुकदमे नहीं। इस संपत्ति के झगड़े में संस्कृति की हत्या हो रही है। हमारे यहाँ लावारिस संपत्ति के सैकड़ों वारिस मिल जाएंगे। लावारिस इंसान को प्यार के दो बोल नसीब नहीं होते हैं। एक समय था जब लोग कहते थे मकान छोटा हो, दिल बड़ा हो। अब लोग कहते हैं दिल छोटा हो चलेगा, मकान 3 मंजिला होना चाहिए। आज वह भाईचारा हो या मोहब्बत, दोनों को संपत्ति नामक अलमारी में बंद करके रख दिया गया है। ऊपर से लिखा है सावधानी हटी, संपत्ति घटी। अब मेरे वह पड़ोसी मुझको खुलकर अपना दुख साझा करने लग गए हैं। एक रोज़ कहने लगे मैंने बाकी जितना भी कमाया होगा वह सकल संपदा तो दान कर चुका हूँ। अगले दिन फिर यही बात। जब मैं उनकी दानवीरता के किस्से सुनते सुनते हलकान हो गया तो एक रोज़ पूछ ही बैठा, आखिरकार आपने अपनी सारी संपत्तियां किसको दान कर दी? हमारे नगर में तो कोई अनाथ आश्रम भी नहीं है। वह कहने लगे आप देखते नहीं, अब अनाथ आश्रम से अधिक वृद्ध आश्रम खुलने लग गए हैं। लोगों ने अपने माँ बाप को ही अनाथ बना डाला है। पिताजी के न रहने पर माताजी को उसका केयरटेकर बनाकर वहाँ पर रख छोड़ा है। मेरे श्रोता साथियों, आज का समय ही स्वार्थ भरा है। अब हर संपदा आपदा के घेरे में है। वह धन संपदा हो, वन संपदा हो या कि खनिज संपदा हो, सबका दोहन चालू है। हमारे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति को निजी संपत्ति समझने की परंपरा है। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की कला में दक्ष हैं हम लोग। कब्जा करो, कब्जा करो, वह पेड़ हो कि मेड़, हवा हो कि पानी, सकल तत्व बलवान का। हम जिन खेतों की मेड़ों या चकरोडों पर चलते होते हैं, उनको अपने खेत में मिलाने के अरमान भी हमारे साथ चल रहे होते हैं। हर सार्वजनिक सड़क हमारे अतिक्रमण का शिकार है। पार्क, तालाब, खाली ज़मीन, सरकारी भवन, जहाँ कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति है का बोर्ड लगा मिलता है, वहीं पर भूमाफिया और बिल्डर विपत्ति बने लटके मिल जाते हैं। जब यह मसला देश के अंदर हो तो उसको झगड़ा कहा जाता है। दो देशों के बीच यही युद्ध कहलाता है। महाभारत काल से आज तक की सारी लड़ाइयाँ संपत्ति पर आपत्ति का ही प्रमाण हैं। चलते चलते एक संस्मरण सुनाता हूँ। हर रचनाकार अपने लिखे हुए को लेखक की निजी संपत्ति समझता है। मैं भी इसी मुगालते में था। एक कवि सम्मेलन में किसी कवि ने मेरे सामने ही मेरी कविता पढ़ दी। मैंने जब उसको टोका तो अकड़ गया, क्या आप गालिब, फिराक, बच्चन, दिनकर से बड़े कवि हैं? मैंने कहा इसका मतलब? वह कहने लगा मतलब है कि मैं तो उनकी कविताएं भी पढ़ देता हूँ, वे लोग तो कभी शिकायत करने नहीं आए। मैंने कहा बेटा वह लोग अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अभी हूँ, इसीलिए आपत्ति कर रहा हूँ। वह कवि बोला यह कविता आपकी संपत्ति है, इसका क्या प्रमाण है? मैंने कहा देखो मेरी इस पुस्तक में छपी हुई है और आकाशवाणी से प्रसारित भी हो चुकी है। वह हंसा, आपकी इस पुस्तक का लोकार्पण तो हुआ ही होगा। मैंने कहा एक भव्य समारोह में, वह भी अपनी जेब से पैसे खर्च कर इस पुस्तक का लोकार्पण करा चुका हूँ। वह कहने लगा यही बात तो मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। जब आपकी पुस्तक लोक को अर्पित हो चुकी है तो वह निजी नहीं सार्वजनिक संपत्ति हो गई, और सार्वजनिक संपत्ति पर हर एक का अधिकार होता है, जैसे पार्क, जैसे सड़क। मैंने उसकी इस दलील के आगे अपनी सर्जना से अर्जित संपत्ति पर आपत्ति का मुकदमा वापस ले लिया। किसी माई के लाल में दम हो तो वह मेरी इस आपत्ति को वाजिब सिद्ध करके दिखाए। मैं अपनी आधी संपत्ति उसके नाम लिखने को तैयार हूँ। संपत्ति पर विपत्ति। अभी आपने सूर्य कुमार पांडे की ये वार्ता सुनी। आज के कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। ईमेल आईडी pkldlko@gmail.com पर। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।